हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट लेक्चर फॉर यूनिट 3। सो हमने इसमें कवर किया एक तो बेसिक्स ऑफ आरएलसी सर्किट एंड सेकेंडली हमने इसमें लूप एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस कवर किया है। तो वो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में जो पढ़ा हुआ था वैसे ही प्रोसीड करना होता है, बट हमने एसी और डीसी दोनों नेटवर्क्स के लिए देखा है कि हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी काफ़ी हमने इस लेक्चर में प्रैक्टिस किए हैं। सो आप वो सारे क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो एंड नोट्स में आपको वो सब मिल जाएगा। हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग यूनिट 3। तो हमारा जो यूनिट 3 है, अगर आप उसका सिलेबस खोल के देखो तो आपको जो हमने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल पढ़ा है उसे काफी सिमिलर लगेगा। तो हमारा एसी सर्किट है, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर, देन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, फिर इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस। ये हमने मेश और लूप एनालिसिस सेम ही होता है, इन्होंने दो बार आई ऐसे ही लिख दिया। फिर नोडल एनालिसिस, तो ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है 12th में। उसके बाद थेवेनिन नॉर्टन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, रेजोनेंट सर्किट एंड टू पोर्ट नेटवर्क हमारे लिए नया है, एंड पैसिव फिल्टर्स नया है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम ले लेते हैं। तो हम बेसिक ऑफ सर्किट्स, फेजर डायग्राम, पावर फैक्टर वगैरह कर लेंगे, एंड मेश एंड लूप एनालिसिस इसमें कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले मेश और लूप एनालिसिस करा देती हूँ, और फिर इस लेक्चर के एंड में फेजर डायग्राम्स एंड जो थोड़ा बेसिक बेसिक होता है वो आई टेल यू, क्योंकि हमने वैसे भी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस थोड़ा हमें पता ही है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नया से लगेगा तो मैं आपको वही ओवरव्यू दे दूंगी, बट हम पहले मेश एनालिसिस से स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेश एनालिसिस, या इसे हम लूप एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर ना हो, बस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स हो, एंड फिर उसके बाद हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। तो लूप एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग केवीएल, एंड देन उसे सॉल्व करते हैं लूप लगा के। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, तो हम पहले इक्वेशन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद मेश एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें करंट निकालना है, करंट थ्रू 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू, 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू। ठीक है, हमारा सर्किट क्या है, तो क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो, आपको ढूंढना है कि यहाँ पे मैश क्या बन रहा है या लूप आप कहाँ लगा सकते हो। तो अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं तो ये आपका एक मैश बन रहा है, फिर ये आपका एक मैश बन रहा है, फिर एक ये आपका मैश बन रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 3 मैश दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम तीनों मैश में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले लूप से। ठीक है, तो अब लूप के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अब फॉर लूप 1 अगर मैं ले लूँ, तो लूप 1 के मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगी, आप यहाँ से मूव करना शुरू करो। ठीक है, अब देखो I1 आपका जब इस वोल्टेज सोर्स से पास कर रहा है तो आपको देखिएगा माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब वोल्टेज गेन हो रहा है। तो आपका 12 जो आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव में। ठीक है, केवीएल अप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टर से ये करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, सो दिस विल बी -6 I1, क्योंकि आपका V होता है IR, यहाँ पे I आपका I1 है एंड R इज 6। ठीक है, उसके बाद ये 4 वाले रेजिस्टर में गया, तो मैं लिख सकती हूँ -4, और यहाँ पे ये 4 वाले रेजिस्टर से दो करंट जा रहे हैं I1 एंड I2, तो मैं लिख सकती हूँ I1 माइनस I2। वैसे मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैं I1 माइनस I2 लिख रही हूँ या I2 माइनस I1, क्योंकि अगर मैं इस लूप में बात करूँ तो I1 करंट को I2 करंट अपोज कर रहा होगा, इसलिए मैं I1 माइनस I2 लिखती हूँ। या आप ऐसे याद कर सकते हो सिंपली कि आप जिस लूप की बात कर रहे हो, जैसे अगर मैं इस लूप की बात कर रही हूँ, तो इस लूप में मेरा प्राइमरी करंट I1 है, सेकेंडरी करंट I2 है, इसलिए मैं I1 माइनस I2 लिख रही हूँ। ठीक है, फिर वैसे ही 10 वाला है आपके पास, तो इसमें आप लिख सकते हो -10 I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो आएगा 12 माइनस 6I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 माइनस 10I1 प्लस 10I3। ठीक है, तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा
So this will be our equation. हम लूप टू के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं. सो लूप टू के लिए क्या होगी, अगर मैं ऐसे जाऊँ तो -4i2, नहीं -4i2 और i1 भी जा रहा है इससे, तो i2 -i1. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे i2 पहले क्यों आया, मतलब i2 में से i1 को क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इस लूप में मेरे प्राइमरी करंट i2 है, सेकेंडरी करंट i1 है. ये बस ट्रिक है, ठीक है. फिर -2i2 हो जाएगा, -2i2 एंड -3 में से आप देखो दो करंट्स जा रहे हैं, एक तो i2 और एक i3, तो i2 i3 हो जाएगा, i2 i3. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देती हूँ, 4i1 -9i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 0. अब हम वैसे ही लूप 3 के लिए लिख लेंगे, तो लूप 3 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, लूप 3 के लिए अगर मैं 3 वाले से स्टार्ट करूँ तो 3 से i3 और i2 जा रहा है, तो -3i3 -i2, फिर यहाँ से जाएगा 5 हो जाएगा, -5i3 एंड यहाँ से -10, और 10 वाले में से आप देखो दो जा रहे हैं अगेन, i3 और i1, तो -10i3 -i1. फिर जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10i1 प्लस 3i2 -18i3 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास ये तीन इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब इन तीन इक्वेशन से आप i1 i2 i3 की वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्टली, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, क्रैमर्स रूल से भी हो जाएगा, और बट आई सजेस्ट आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में इक्वेशन डाल के निकाल लेना, क्योंकि मैं वही करती हूँ कि डायरेक्टली इक्वेशन डाली कैलकुलेटर में और i1 i2 i3 की वैल्यू आ गई, क्योंकि टीचर आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप पूरा सॉल्व करके भी दिखाओ, आप नहीं दिखाओगे तो इसमें मार्क्स नहीं काटते हैं वो लोग. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास i1 की वैल्यू आ जाएगी 1.125 एम्पियर, i2 की आ जाएगी 0.75 एम्पियर एंड आपकी i3 की भी 0.75 एम्पियर आ रही है. ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आ गई. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था 2 ओम के थ्रू करंट बताओ, 3 ओम के, 4 ओम के, 5 ओम के, 10 ओम के. तो आप क्या करोगे, 2 ओम ये है, तो इसमें कोई करंट, बस एक ही करंट जा रहा था i2, तो इसकी हो जाएगी 2i2. ठीक है, क्या बताना, एक सेकेंड, नहीं हमें करंट ही तो बताना है. तो 2 से आपका जा रहा है i2, 3 से आपका जा रहा है i2 और i3, तो 3 से मैं लिख सकती हूँ i2 i3, i3 i2 भी लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव भी आ जाए तो वो आपका डायरेक्शन ही दिखा रहा है कि आपका उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. फिर 4 ओम के अगर आप लिखोगे तो 4 ओम से भी दो करंट जा रहे हैं, i2 और i1, तो मैं लिख सकती हूँ i2 i1. फिर 5 ओम से आप देखो, 5 ओम से बस i3 जा रहा है, तो बस i3 एंड 10 ओम से आपका i3 और i1 जा रहा है, तो i3 i1. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चन यूजिंग मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस के जैसे इक्वेशन बनाते हो लूप के थ्रू करंट पास करके, एंड फिर उससे करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हो. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा. तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसके भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के, क्योंकि हमें लूप एनालिसिस से सॉल्व करना है. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि ये वाला मेरा लूप 1 है एंड ये वाला मेरा लूप 2 है, तो हम लूप 1 में पहले लगाते हैं इक्वेशन. तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज मेरा करंट जा रहा है माइनस से प्लस, मतलब प्लस 50 वोल्ट, फिर -5i1. ठीक है, फिर आप यहाँ आए तो -2, इस वाले में से अगर आप 2 वाले की बात करो, 2 ओम रेजिस्टर की, तो यहाँ से i1 करंट तो जाएगा, i2 भी जा रहा है, तो आप लिख लोगे i1 i2 एंड फिर एक ही वापस बैटरी है. अब इस बैटरी में प्लस से माइनस आपका करंट जा रहा है, मतलब आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. अगर आपका प्लस से माइनस है डायरेक्शन, तो इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप, और फिर आप नेगेटिव लोगे वैल्यू. ओके, बट अगर आपका माइनस से प्लस जा रहा है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज गेन, तो पॉजिटिव लोगे. तो यहाँ पे माइनस से प्लस था, इससे हमने पॉजिटिव लिया था, बट यहाँ पे उल्टा है तो हम माइनस लेंगे. सो दिस विल बी -20. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7i1 -2i2 -30 इज इक्वल टू 0. फिर ऐसे लूप 2 पे आप लिख सकते हो, ये हमारी लूप 2 है. अगर मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ माइनस से प्लस, मतलब +20 वोल्ट,
फिर यहाँ पे आ जाओ 2, तो -2, यहाँ से 2 करंट जा रहे हैं I1 और I2, तो I1 माइनस I2, फिर इस वाले पे आ जाओ तो 3 ओम से आपका बस I2 जा रहा है, तो -3 I2 है ना। एक सेकंड, या तो I2 माइनस I1 होगा ना, है ना। उसके बाद ये 10 वोल्ट बैटरी में वापस प्लस से माइनस हो रहा है, तो आपका प्लस से माइनस हो रहा है मतलब वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2I1 इज इक्वल टू 5I2 माइनस 10। जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास, आप I1 I2 की वैल्यू निकाल लेना, तो I1 की वैल्यू आ रही है आपकी 5.475 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ रही है आपकी 4.19 एम्पियर। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था करंट बताना है थ्रू 50 वोल्ट बैटरी सोर्स, तो मतलब इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो बताना है, तो इसके थ्रू तो I1 करंट जा रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप मेश एनालिसिस के क्वेश्चंस करते हो या लूप एनालिसिस, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो मेश एनालिसिस के क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व करते हो। अब हमसे एग्जाम में या तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है या वो हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अलग हो जाता है, जिससे उसे ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है या V2 by V1, तो निकालना है यूजिंग मेश एनालिसिस। और इस सर्किट में तो देखो कुछ डिफरेंट नहीं है, वैसे वही हमारे पास रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे हमारा इंडक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो मैं ये PDF भी आपको दे दूंगी, अभी इससे हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी फिर बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देख लेना। सो मेश एनालिसिस के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को भी हम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 लूप्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इन तीनों के लिए पहले हम मेश एनालिसिस से इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहले मैं इन तीनों के लिए लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट के लिए आप कैसे लिखोगे, I1 करंट जा रहा है, रेजिस्टर से जाएगा, तो मैं लिख सकती, पहले तो यहाँ पे V यहाँ पे V1 लिखा है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है, तो मैं लिख सकती हूँ -V1। फिर यहाँ 10 ओम रेजिस्टर से गया तो -10 I1, फिर यहाँ से गया, दिस इज योर इंडक्टर। तो अगर आपको J2 कहा है तो दिस इज योर इंडक्टर, मतलब वो ड्रॉ भी किया हुआ है, तो J2 ओमेगा यहाँ पे आपको इंडक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिससे हम वैसे इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ये ओमेगा जे ओमेगा एल की फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे 2 दिया है, मतलब जे एक्स एल की फॉर्म में ही हमें दिया हुआ है। ओके, ओमेगा एल को आप एक्स एल लिख लेते हैं ना तो इसे भी वैसे ही लिखेंगे जैसे वहां पे लिख रहे थे, तो -10 I1 और -J2, और फिर J2 से आपके 2 करंट जा रहे हैं, I1 और I2, तो आप जैसे मैं वहां पे लिख रहे थे वैसे लिख सकते हो, I1 माइनस I2। ठीक है, सो दिस विल बी योर इक्वेशन। अब मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ V1 इज इक्वल टू 10 I1 प्लस J2 I1 माइनस J2 I2। ठीक है, ऐसे मैं खुद लिख सकती हूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब मैं सिमिलरली लूप 2 के इक्वेशन लिख सकती हूँ, तो लूप 2 के कैसे होगा, यहाँ से जाएगा J2 ओमेगा तो ये J2 से पास हो रहा है I2 और I1 दोनों, तो मैं लिख सकती हूँ -J2 I2 माइनस I1। फिर ये रेजिस्टेंस से जा रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है और बस I2 करंट है, तो 1 into I1 एंड दिस इज J5, और यहाँ से I2 जा रहा है और एक I3 जा रहा है या नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाया है I3, तो बस हम ये वाला ले लेंगे, तो -J5 ओमेगा एंड I2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको बैटरी सोर्स नहीं दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स, तो अब मैं इसे लिख सकती हूँ एज -J2 I1 प्लस I2 प्लस J7 I2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली V2 इज इक्वल टू J5 I2 लिख सकती हूँ। ठीक है, V2 इज इक्वल टू J5 I2।
तो ये 3 इक्वेशंस हमने लिखी मेश एनालिसिस से। अब आप इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है V2/V1, वैसे आपके पास 3 इक्वेशंस है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसे मैं एक बार मैट्रिक्स फॉर्म से करके दिखा देती हूँ। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, आप अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को उठा लूँ एक सेकंड। अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को उठा लूँ तो इन 2 इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ I2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, I2 नहीं, दिस विल बी 10 प्लस, पहले I1 के कोएफिशिएंट लिख रही हूँ मैं, 10 प्लस J2 माइनस J2 माइनस J2 और 1 प्लस J7, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकती हूँ I1 I2 एंड राइट हैंड साइड में वोल्टेज लिख सकते हैं। सो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने इसे दिखा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे, हमें पता है V2 ये है। अब हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। I2 की वैल्यू क्या आएगी, क्रैमर्स रूल्स लगा लेते हैं यहाँ पे। हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना आता है ना, कि पूरे का, कि जितने का चाहिए उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय इंटायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो I2 के लिए हम लिख लेंगे, I2 के लिए आप क्या लिखोगे I2 के लिए 10 प्लस J2 माइनस J2 अब हो जाएगा, और ये वाली जो आपकी रो है वो रिप्लेस हो जाएगी इस रो से, है ना, इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी, एंड अपॉन में ये पूरी चीज 10 प्लस J2 माइनस J2 माइनस J2 1 प्लस J7, ठीक है। अब जब आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी कुछ, जैसे यहाँ पे J2/V1 बाय J7 की 2 आ रही है, ठीक है। ये आपके I2 की वैल्यू हो गई। और V2 की वैल्यू, मतलब V2 की वैल्यू हमारी ये थी, इसमें आप I2 की ये वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप V2/V1 लिख सकते हो। जो आपकी V2 की वैल्यू आएगी वो आपकी V1 के टर्म्स में आएगी, क्योंकि यहाँ पे V1 है इस टर्म में। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे I2 को I1 से रिप्लेस कर दोगे तो V2/V1 आपके पास आ जाएगा। थोड़ा मेसी हो गया तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं यही सेम चीज। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा। तो हमने क्या किया, पहले मेश एनालिसिस से तीनों इक्वेशन लिख ली, तीनों आउटपुट की। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिख लिया और फिर यहाँ पे क्रैमर्स रूल लगा दिया। तो क्रैमर्स रूल से हमने I2 निकाल लिया। क्रैमर्स रूल कैसे लगाया, I2 की वैल्यू निकालनी है तो ये रो तो हमने एज इट इज रखी, ये रो तो हमने एज इट इज रखी और इस रो को रिप्लेस कर दिया विद दिस रो, ठीक है। एंड अपॉन में ये पूरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसे सॉल्व करके आपके पास I2 की वैल्यू आ गई, इसे इस वैल्यू को आपने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपके पास V2/V1 आ गया। यही आपका ट्रांसफर फंक्शन पूछा था। अब एक क्वेश्चन ओवरव्यू ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें कैपेसिटर दी है वो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड करंट थ्रू ZL, ये ZL से आपको करंट निकालना है यूजिंग मेश एनालिसिस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही पहले इक्वेशंस लिख लेंगे लूप एनालिसिस से। तो जैसे फर्स्ट लूप के लिए अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट लूप के मैं कैसे लिखूंगी, अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैं पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो पहले -10 I1 और इस वाले 10 ओम रेजिस्टर से I2 भी जा रहा है तो I1 माइनस I2, ठीक है। फिर आप आ जाओ इधर, तो यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आप इसे लिखोगे -10 0 डिग्री वोल्ट। ये आई होप आपको पता होगा, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है और ये डिफरेंस होता है कि फेज डिफरेंस आपका, है ना। एंड देन यहाँ पे क्या लिखा है, J2.5 ओम। तो J2.5 ओम से आपका -J2.5 ओम से बस आपका I1 करंट पास कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऐसे आ गई, ठीक है। वैसे ही आप लूप 2 के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, लूप 3 के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। अब आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चंस करा दिया है, इधर भी आपको एक इक्वेशन लिख के बता दिया। तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई आपने लिख ली इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपसे पूछा है ZL यूजिंग मेश एनालिसिस आपको बताना है। तो ZL में अगर आप देखो दिस इज योर ZL, तो ZL से आपके पास I2 करंट जा रहा है तो आप I2 करंट की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हमने क्या किया, इसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमसे I2 की वैल्यू पूछिए तो हम क्या करेंगे, ये रो एज इट इज लिखी, इस रो को रिप्लेस कर दिया विद दिस रो एंड ये रो एज इट इज लिखी एंड अपॉन में ये पूरी चीज, ठीक है। यहाँ पे भी आपने अपना
क्रैमर्स रूल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास जो I2 की वैल्यू आ गई उसे आप डायरेक्टली पुट कर दो। Z आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज योर Z। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, उसने Z की ही कहा था, तो आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वही आपका ZL हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये है ना डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगी। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें फाइंड द ड्रॉप इन द कैपेसिटर, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसमें ड्रॉप निकालना है, तो ये करके देख लेते हैं हम एक बार। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। तो इसमें हमारे पास दो लूप्स है, तो उन दो लूप्स से पहले हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ से करंट जा रहा है तो V1 हमें ये दिया है, माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव में आएगा 20 30, या फिर मैं भी डायरेक्ट बस V1 ही लिख लेती हूँ, 16 लिख लिया तो 30 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ आया 2 ओम वाली ब्रांच, 2 ओम वाले रेजिस्टर में, तो 2 ओम वाले रेजिस्टर में बस I1 करंट जा रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ -2 I1। फिर ये आया 3 ओम वाले में, तो 3 ओम वाले में I1 भी जा रहा है I2 भी जा रहा है, तो I1 माइनस I2। फिर ये आया हमारे इंडक्टर में, इंडक्टर में भी I1 और I2 दोनों जा रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ -j5 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लूप की क्वेश्चन लिख ली, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ 20 इज इक्वल टू, ये अगर मैं वहां ले जाऊँ तो 2I1 और 3I1, तो ये हो जाएगा मेरे पास I1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक तो ये हो गया कि 5, और I1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 5 प्लस j5 I1 माइनस I2 के लिए मेरे पास हो जाएगा -3, तो मतलब यहाँ पे आया तो -3 प्लस j5 I2 और I3 तो नहीं है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फॉर लूप 1, ठीक है, लूप 1। अब सिमिलरली हम लूप 2 के लिए लिख सकते हैं। सो लूप 2 के लिए अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 6 माइनस लूप 2 के लिए हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस j3 I2 माइनस 3 प्लस j5 I1, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, वही मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमें इसे मैं अगर लिख लूँ तो मेरे पास ये हो जाएगी 5 प्लस j5 I1 के लिए, और I1 के लिए ये चीज, तो -3 प्लस j5। फिर I2 के लिए हमारे पास है -3 प्लस j5 एंड दिस इज 6 माइनस j3, ठीक है। I1 I2 और हमारा वोल्टेज है यहाँ पे 20 30 एंड यहाँ पे 10 45। अब उस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, हमें बताना है ड्रॉप इन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हमारा यहाँ पे है, तो कैपेसिटर के लिए हमें I2 चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें कैपेसिटर के लिए I2 चाहिए होगा, तो हम I2 के लिए लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाली रो को रिप्लेस कर दो इस रो के साथ, तो 5 प्लस j5 -3 प्लस j5 एंड 20 30 एंड 10 45 एंड अपॉन में ये पूरी चीज आ जाएगी। मान लो इसे मैं z लिखती हूँ तो आपका ये पूरा अपॉन में z आ जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 2.98 103.29 डिग्री एम्पियर, ठीक है। आपसे पूछा था तो ये आपके पास I2 आ गया। जब आपसे पूछा है ड्रॉप इन द कैपेसिटर, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप निकालना है तो V इंटू I2 इंटू जो भी आपको वैल्यू दी थी, तो वहाँ पे आपकी -j8 थी कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 23.84 13.9 डिग्री वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमने 3 क्वेश्चंस देख लिया, ऑलमोस्ट हमारे 5 क्वेश्चंस हो गया मेश एनालिसिस के। मैं 1-2 क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू बता देती हूँ जैसे इसका, फिर बाकी आपके पास 2-3 क्वेश्चन बचेंगे, वो एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है।
सबसे क्या पूछा, फाइंडली ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm एंड 10 ohm रेजिस्टर्स यूजिंग मैश करंट एनालिसिस। तो ये 4 ohm वाले रेजिस्टर से एंड 10 ohm वाले रेजिस्टर से बता रहा है, तो हमें I1 और I2 दोनों ही निकालना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ एक निकालना है। तो हम पहले भाई अपने दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले 50 वोल्ट वाली बैटरी इज इक्वल टू 4 ohm I1, फिर I1 ही 2 ओम से भी जा रहा है, अब 2 ओम में I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है, एंड J5 में भी I1 I2 दोनों जा रहे हैं। तो आप इसकी इक्वेशन लिख लोगे, सिमिलरली आप इसकी इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। जब तक आप एक बार खुद बैठोगे नहीं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको तरीका बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट आप एक बार खुद बैठोगे खुद से इक्वेशन सीखोगे, खुद से सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो जो मैं कह रही हूँ वो आप एक बार खुद करके देखना। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। तो 6 प्लस J5 माइनस 2 प्लस J5 माइनस 2 प्लस J5 एंड 12 प्लस J5 I1 एंड I2 एंड 50 0। ओके, अब हमें सबसे पहले हम I1 निकाल लेते हैं। तो I1 के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो रो है इसे रिप्लेस कर देंगे विद दिस रो। तो हमने वही किया है, इधर ये पुट कर दिया तो हमारे पास I1 आ गया, है ना। तो हमने पहले यही किया है कि यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया विद दिस, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया, है ना। और डिनोमिनेटर जस्ट अ सेकंड, हाँ। तो फिर हम यहाँ पे थे, तो I1 के लिए हमने क्या किया, I1 के लिए हमने ये वाली जो रो थी I1 की जगह ये चीज पुट कर दी, है ना। एंड उसके बाद डिनोमिनेटर में वही, एंड फिर इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद I1 की वैल्यू ये आ गई। तो आप ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर निकाल सकते हो, कैसे, 4 इंटू I1। अब आपको 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी निकालना है, तो आप I2 निकालोगे। I2 के आप क्या करोगे, ये वाली जो रो है इसे रिप्लेस कर दोगे विद दिस। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया, एंड डिवाइड बाय भाई। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास I2 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। बहुत इजी है, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस हम पहले भी पढ़ के आए हैं। हम ये वाला क्वेश्चन, तो अब आप ये एंड ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ये सब में आपको केवीएल से आपको लूप इक्वेशंस लिखनी है, एंड उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। अब है हमारे पास नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस हम पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर पीडीएफ से एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे नोडल एनालिसिस के लिए। सो व्हाट इज नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, एक सेकेंड। Nodal voltage analysis of AC circuit is identical that to DC networks in the frequency domain network having n principal nodes. One of them is designated as the reference node and we require n-1 node voltage equations to solve for the desired result. Regarding sign convention of nodal currents, तो हम क्या करते हैं, अगर करंट एंटर कर रहा है नोड में तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, और लीव कर रहा है तो उसे आप पॉजिटिव लेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें वोल्टेज V फाइंड करनी है, ठीक है। कि वोल्टेज V हमारे पास क्या है, तो वोल्टेज V आपको यहाँ पे दिया है, ये वोल्टेज आपको फाइंड करनी है। तो ये आपको नोडल एनालिसिस से करना है। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि मान लो कि मैं आपको ये रेफरेंस नोड ले देती हूँ, एक सेकेंड। मान लो ये मैंने रेफरेंस नोड ले दिया और मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू लिख दी वोल्टेज की, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इस पॉइंट पे आऊँ तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मेरा कुछ बैटरी या फिर रेजिस्टेंस या करंट सोर्स कुछ नहीं है जिसकी वजह से मेरा वोल्टेज डिस्टर्ब हो, तो यहाँ पे भी मेरा 0 हो जाएगा एंड मेरा इस नोड पे भी वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ तक मैं आ गई। अब मैं जब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक जा रही हूँ तो मेरे पास बीच में बैटरी आ गई 100 वोल्ट की। तो यहाँ पे अगर 0 था मेरा
और ये बैटरी आ गई तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 100 वोल्ट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी आ गई है। अब मैं इधर से इधर मूव करूँ तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया बीच में, तो मेरा मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। तो यहाँ पे VA पे मैं 100 वोल्ट नहीं लिख सकती, मैं लिखूंगी यहाँ पे VA कुछ रहा होगा वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ से इस पॉइंट के बीच में भी एक बैटरी आ गई है, इस बैटरी की वजह से भी हमारा वोल्टेज चेंज हो गया। तो पहले 0 था, ये 180 वोल्ट की बैटरी आ गई है, तो यहाँ पे 180 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको हर नोड पे आपकी वोल्टेज निकाल के रखनी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम यहाँ पे लगा लेंगे KCL, ठीक है। तो KCL लगाने के लिए क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं हमें ये V वोल्टेज निकालनी है, तो मैं ये नोड E पे लगा के देखती हूँ मेरा KCL। तो नोडल एनालिसिस एट नोड ए करते हैं। तो नोडल एनालिसिस एट ए के लिए हम क्या करेंगे कि नोडल एनालिसिस ए के लिए हम क्या करेंगे, और आपको एक और बात बता देते, अगर मैं यहाँ पे मेरा 0 यहाँ पे 100 हुआ, तो इसका मतलब होगा मेरा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक बैटरी रही है 100 वोल्ट की। अगर मेरा यहाँ से 0 और यहाँ 180 हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ बीच में एक बैटरी रही है 180 वोल्ट की। तो अगर मुझे यहाँ पे V निकालना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ वोल्टेज है और यहाँ कुछ वोल्टेज है, और फिर मुझे उनके बीच का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा V। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है ये कि अगर आपके दो चीजों के दो नोड्स के बीच में अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, तो वही डिफरेंस वो डिफरेंस आपका एक बैटरी वोल्टेज सोर्स दे रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे एट नोड ए। तो कैसे लगाएंगे हम नोडल एनालिसिस एट नोड ए, हम यहाँ पे देखो आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ से आपका एक तो ये करंट निकल रहा है, ठीक है, तो ये I3 करंट का आप लिख सकते हो, आपको पता होगा V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो VA माइनस VA माइनस VB आपका 0 है, अपॉन में यहाँ 10 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, प्लस अब यहाँ से यहाँ देखोगे आप, है ना, इस करंट के लिए, तो इस करंट के लिए क्या हो जाएगा, VA माइनस 100 अपॉन में 4 ओम का रेजिस्टर है, तो VA माइनस 100 अपॉन 4 ओम का रेजिस्टर है। फिर प्लस इधर से आप देखोगे तो VA माइनस 180, तो ये V हो गया। अब R क्या है इसमें, R 10 ओम का रेजिस्टर है, 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम अ नोड इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी, तो VA की वैल्यू यहाँ से अगर मैं लिख तो 1/10 प्लस 1/4 प्लस 1/10, और इस साइड 43 आपका आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास VA की वैल्यू 95.5 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर मेरा VA माइनस VB, मैंने V बोला है, तो अगर VA मेरा 95.5 और VB मैंने 0 लिया था, तो V मेरे पास आ जाएगा 95.5 वोल्ट। दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। एक और करके देखते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें Vx और Vy निकालना है कि क्या है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इधर से इधर करंट जा रहा है, तो कुछ रहा होगा वोल्टेज का, वो अभी आप छोड़ो। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी हमारा कुछ चेंज आया होगा, बट अगर मैं Vx से इस नोड पे जा रही तो कुछ नहीं है बीच में, मतलब यहाँ भी Vx रहा होगा। अब Vy से जब मैं इधर जा रही तो बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी Vy रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी आपका Vy रहा होगा, और यहाँ से यहाँ भी आपका Vx रहा होगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन x पे लिख लेते हैं, नोडल इक्वेशन, और एक y पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं एट नोड x लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से देखना है ना मुझे, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हो जाएगा ये 3 तो हम यहाँ से हमारे पास यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ आ रहा है तो मतलब -10, जा रहा होता तो +10 लिखती, ठीक है। प्लस V, इधर से देखूँ तो यहाँ से भी कुछ करंट जा रहा होगा, तो उसे मैं लिख सकती हूँ, ये करंट आके तो यहाँ डिवाइड होके जाएगा,
एक बार यहाँ डिवाइड होके जाएगा और यहाँ पे तो है ही आपके पास 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो 2 एम्पियर का करंट ऐसे इस डायरेक्शन में, तो मतलब +2 हो जाएगा वो आपके पास, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो प्लस ये Vx और ये 6/6, और यहाँ से आप लिख सकते हो इन दो पॉइंट्स के लिए ये 4 ओम का आपके पास रेजिस्टर है, यहाँ पे आप लिख सकते हो Vx माइनस Vy/4 इज इक्वल टू 0। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5Vx माइनस 3y इज इक्वल टू 96, ठीक है। अब ऐसे ही हम नोड y पे निकाले अगर, तो नोड y पे आपके पास क्या क्या है, यहाँ से एक तो ये 4 ओम वाला लिख लो, तो Vy माइनस Vx/4, और आपके पास कौन सा करंट है, और यहाँ पे आपके पास एक 2 ओम वाला करंट आ रहा है, तो यहाँ पे इसे लिख लो -2 हो जाएगा, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है ना, इनकमिंग पे -2 लिख लिया। और कौन सा करंट है हमारे पास, यहाँ से ये एक तो ये वाला हो जाएगा, तो Vy/10, और यहाँ पे ये भी Vy/5। तो अब यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 5Vx माइनस 11Vy इज इक्वल टू -40। तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास Vx की वैल्यू आ जाएगी 29.4 वोल्ट और Vy की आ जाएगी 17 वोल्ट। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। कुछ नहीं करना, एक रेफरेंस नोड उठाओ, उसकी वैल्यू आप 0 रख दो, उसके बाद बाकी नोड्स को मार्क कर लो एंड केसीएल से आप इक्वेशन लिख लो। केसीएल से इक्वेशन कैसे लिखोगे, बस करंट की वैल्यू लेनी है। अगर आपका इनकमिंग करंट है, किसी नोड में करंट आ रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर जा रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो अब इधर क्वेश्चन देख लेते हैं इस पीडीएफ से एक दो, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हाँ, तो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट और नॉन और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड, आपका जो सोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द नेटवर्क टू विच इट इज अप्लाइड, ठीक है। और डिपेंडेंट का मतलब है, डिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारा करंट या वोल्टेज पे डिपेंड करता है। The diagrammatic representation of the dependent source is similar to that we have shown in analyzing the DC circuit, okay। अब ये है कन्वर्ट द गिवन करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ये क्वेश्चन हम थोड़े लास्ट में करते हैं, पहले हम नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें नोड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बतानी है इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो ये हम उधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसे अगर केसीएल से सॉल्व करना होता तो हम इसे डायरेक्टली लूप लगा के सॉल्व कर लेते, बट अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैपेसिटर, मतलब जब हमें इसमें करंट की इक्वेशन लिखनी है ना, वहाँ हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखते थे, बट करंट की इक्वेशन फॉर इंडक्टर या कैपेसिटर हम लिखते हैं, या मैं इसे नीचे लिख देती हूँ। तो हम करंट की इक्वेशन फॉर इंडक्टर और कैपेसिटर लिखते हैं एज 1/z, सॉरी V/z, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, और हम आई लिखते हैं V/R। तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, बट आपने पढ़ा होगा कि जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट निकालते हैं तो हम उसे V/Z के इक्वल लिख देते हैं। Z क्या होता है, Z इज आर इम्पीडेंस, है ना। हमारे पास इम्पीडेंस होता है Z, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हम, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z फॉर इंडक्टर आपका हो जाता है J⍵L, और यहाँ पे हो जाता है हमारा 1/J⍵C, ठीक है। तो हमें V/Z लिखना होता है, जैसे हम वहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमें क्वेश्चन पे इम्पीडेंस ही दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस यूज करना है। मतलब ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू होती है, तो हमें क्या करना है, ये इम्पीडेंस यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है इसे रीड्रॉ कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ, जहाँ पे हम ये R1 को Z1 से रिप्लेस कर देंगे, R2 को Z2 से, XC1 को Z3 से, क्योंकि हमें लिखने में थोड़ा सा इजी पड़े। तो इस क्वेश्चन में वो करके देखते हैं कैसे। तो मैं क्या करूंगी, I1 सोर्स है उसे तो एज इट इज रखा, बट ये R1 की जगह मैंने इम्पीडेंस लगा दिया Z1, ठीक है।
यहाँ पे मैंने XL1 की जगह Z2 इम्पीडेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने R2 की जगह लिख दिया Z3, यहाँ पे R4 और XC2 की जगह पे इन दोनों के लिए हमने कंबाइंड इम्पीडेंस लिख दिया, क्योंकि ये RC बन रहा है, ये RL बन रहा है, ठीक है। RC और RL के लिए हमने Z3 लिख दिया। यहाँ पे अगेन RC है तो Z4 लिख लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे Z5 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे Z6 लिख लिया और ये हमारे पास सर्किट बन गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक करंट है I2, ठीक है, ये हमारे पास करंट है। अब इसके लिए हम नोडल इक्वेशन एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे जैसे हम पहले लिख लेते। तो पहले तो मैं नोड में मान लो ये रेफरेंस नोड ले लिया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे कुछ V1 है तो यहाँ पे भी मेरा V1 हो जाएगा, बट यहाँ और यहाँ के बीच में इम्पीडेंस आ रहा है तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो मैं V2 लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने अगर V2 लिख लिया तो यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा क्योंकि बीच में इम्पीडेंस आ रहा है तो ये V4 हो गया या V3 हो गया, ठीक है। एंड ये और ये तो सेम है तो यहाँ पे भी V3 रहेगा। तो ऐसे मैंने नोट्स पे लिख ली वोल्टेज की वैल्यू। अब हम नोडल एनालिसिस करते हैं, तो हम नोड ए पे करके देखते हैं। ये मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया, ये मैंने सी लिख लिया। तो मैं नोड ए बी सी तीनों पे लिख के दिखाती हूँ आपको। तो ए पे कैसे लिखूंगी मैं? ए पे मैं लिख सकती हूँ, ए पे मुझे तीन दिख रहा है, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V1 पहले, इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो V1 अपॉन Z1। अब इस और इस पॉइंट के बीच मैं लिख सकती हूँ V1 माइनस V2, क्योंकि यहाँ V1 माइनस जीरो आता है ना, V1 माइनस जीरो डिवाइड बाई Z1। यहाँ पे V1 माइनस V2 अपॉन Z2 और यहाँ से मेरा एक करंट आ रहा है I1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इज इक्वल टू I1, क्योंकि यहाँ से करंट आके इन दोनों में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी ए पे इक्वेशन हो गई। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आप इसे लिख सकते हो एज, अब मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या नोटेशन यूज कर रही हूँ कि अगर मेरा 1/z आ गया तो मैं उसे y के इक्वल लिख दी, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं 1/z है मेरा, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ V1 y1 प्लस y2 माइनस V2 y2 इज इक्वल टू I1, ठीक है। यहाँ पे मेरा y1 का मतलब है 1/z1, y2 का मतलब है 1/z2, ठीक है। अब एट नोड बी मैं निकाल लूंगी, तो नोड बी पे क्या है, ये है मेरा नोड बी। तो नोड बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 है मेरे पास, यहाँ से कुछ आ रहा होगा तो मैं पहले तो लिख दूंगी कि V2 माइनस V1 अपॉन Z2, V2 माइनस V1 अपॉन Z2, फिर एक यहाँ से V2 माइनस 0 अपॉन में Z3, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लास्ट वाले में हो जाएगा मेरा V2 माइनस Vy, मतलब V2 माइनस V3 अपॉन में Z4, और यहाँ पे एक करंट भी है विच इज I2 करंट मेरा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका I2 करंट भी तो लिंक्ड है V2 से, तो V2 से ये करंट आउटगोइंग है, आउटगोइंग है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये भी प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो है माइनस V1 Y1, सॉरी Y2, V2 में Y1 प्लस Y2 प्लस V1 Y3 प्लस Y4। ये थोड़ा सा आपको मैंने इतना क्लीनली नहीं लिखा है, बट आपको ये नोट्स में मिल जाएगा वो PDF जिसमें क्वेश्चन सॉल्व है, तो वहां से देख सकते हो। तो मैंने ए पे लिख लिया, बी पे लिख लिया, सी पे भी लिख लेती हूँ। एंड फिर बस आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो वो तो मैंने बता ही दिया था पहले KCL में कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आपकी सी पे बन जाएगी Z5 प्लस V3 बाई Z6 प्लस V3 माइनस V2 अपॉन में Z4 इज इक्वल टू I2। तो आपके पास आ जाएगा V2 V4 प्लस V3 Y3 प्लस Y5 प्लस Y6 इज इक्वल टू I2। सो दिस विल बी योर 3 इक्वेशंस। अब 3 इक्वेशंस को आप कैसे लिखोगे, आप लिख लो, ये एक आपका मैट्रिक्स हो गया V1 V2 V3 की टर्म्स में, और यहाँ पे Y1 Y2 Y3, नहीं सॉरी, y तो यहीं आ जाएगा, यहाँ पे I1 राइट साइड में आपका I1 I2 I3 है ना, यहाँ पे आपका I1 माइनस I2 और I2 है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप देख लो v1 की क्या कोएफिशिएंट है, तो v1 का यहाँ पे y1 प्लस y2, फिर v2 का है माइनस v2 और v3 का कुछ नहीं है, v3 का 0 है। सिमिलरली इस इक्वेशन में देख लो तो v1 का है माइनस y2, इसका है y3 y2 y4 y2 y3 y4 और v3 का कोएफिशिएंट है माइनस y बाय 4 सॉरी। और यहाँ पे है v2 v1 का कुछ नहीं है, v2 का है माइनस y बाय 4 और v3 का है y3 प्लस y4 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y6। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई। यही पूछा था क्वेश्चन में, नो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में भी पूछा है कि इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड नोड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द गिवन नेटवर्क यूजिंग एसी नोडल एनालिसिस। तो एक तरह की आप Z1 Z2 Z3 करके कर लो, पर इसमें उन लोगों ने Z1 Z2 Z3 ना करके डायरेक्टली वैल्यूज को यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आपका x की टर्म में दिया हुआ था, इम्पीडेंस की टर्म में, बट आपको यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू दे दी है 1/j5 ओमेगा, है ना, j/j10 ओमेगा, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज लेके कर सकते हो। तो आप क्या करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ मैं आई तो मैं कुछ v1 ले लेती हूँ, तो अगर यहाँ v1 ले लिया तो यहाँ भी v1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है। बट यहाँ से यहाँ के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ v2 ले लिया। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में कैपेसिटर आ गया, तो v3 ले लिया। यहाँ पे भी फिर आपका v3 हो जाएगा। यहाँ पे दिस विल बी v1 एंड दिस विल बी v3। तो आपने सारे वोल्टेजेस लिख लिया। अब आप नोडल एनालिसिस कर लो, कहाँ पे, v1 पे कर लो, v2 पे कर लो और v3 पे कर लो। इसमें भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने हैं। तो जब आप v1 पे करोगे तो आप क्या लिखोगे, v1 पे एक तो ये करंट आ रहा है तो माइनस I0, फिर यहाँ से करंट जा रहा है तो इसलिए आप लिख सकते हो v1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1। ठीक है, फिर यहाँ से इस करंट लिए आप लिख सकते हो v1 माइनस v2 डिवाइड बाय 5, एंड देन इस करंट लिए लिख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ के लिए लिख सकते हो v1 माइनस v3 डिवाइड बाय j10। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आ जाओ आप नोड 2 पे, तो नोड 2 पे आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, v2 माइनस 0, अच्छा यहाँ बीच में कुछ नहीं है, सो यू कैन स्किप ऑन दैट, v2 माइनस v3 डिवाइड बाय 1/j5। ठीक है, और क्या है यहाँ पे v2 पे, बस यही दो चीजें आपके नोट्स कनेक्टेड है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं बीच में, तो वो लिखने का पॉइंट नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब थर्ड पे आप लिख सकते हो, ये आपके थर्ड नोड है, तो यहाँ पे आपका लिख सकते हो v3 माइनस v1 अपॉन j बाय 10 ओमेगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, एट नोट 3 द इक्वेशन इज, वैसे यहाँ पे वही आएगा, ये आई गेस कुछ इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लोगे, मतलब इसमें ये वाली आएगा v3 माइनस v3, ये तो नहीं आएगा, v3 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 आएगा और v3 माइनस v1 अपॉन j बाय 10 ओमेगा आएगा, तब आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, आई एम सॉरी, इसमें ना v3 वाली ब्रांच में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक 2I करंट बता दिया है इस बैटरी का, तो आपको बाकी सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है, आप v3 की वैल्यू डायरेक्टली जिससे इन्होंने यहाँ पे लिखा माइनस 2I लिख सकते हो, और यहाँ पे फिर 2I की जगह पे आप v1 बाय 1 लिख सकते हो, v1 बाय 1। ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू आप लिख सकते हो v1 बाय 1, तो माइनस 2v1 आ जाएगा, तो आपको v1 v2 v3 की तो इक्वेशन चाहिए थी, तो वो आपके पास आ जाएगी, या फिर आप अपने यूजुअल मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसने हमसे इस पे कहा है, इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ओपी एम्प obtain an expression for the output voltage VL using nodal analysis। तो हमें VL के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालनी है नोडल एनालिसिस करके, तो एग्जैक्टली वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, मतलब ये सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इम्पीडेंस आ जाता है तो बहुत वो एलसीएम वगैरह वगैरह हो जाता है, इस वजह से देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैं आपको बस बता देती हूँ कि नोडल एनालिसिस कैसे करना है, यू कैन स्किप ऑन दिस। ओके, सो आपके पास क्या होगा,
ये 0 ले लिया मैंने, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच में मैं लिख सकती हूँ V0, दिस विल बी V1। ये V1 हो गया, तो आपके पास ये भी V1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे बीच में कुछ आ गया, एंड इधर आपका V1 हो गया, यहाँ आपका 0 से V हो जाएगा, यहाँ आपका 0 से आप कुछ सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। V आपका यहाँ V हो गया, आपको निकालना है PL निकालना है, तो आप क्या करोगे, नोडल एनालिसिस लगाओगे X पे, फिर X पे लगाने के बाद Y पे लगाओगे, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लोगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद आपसे VL का है तो क्रैमर्स रूल लगा दोगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपसे कहा है एज्यूमिंग द सर्किट वेरिएबल्स टू बी एसी फेजर क्वांटिटीज, फाइंड V निकालना है एज वेल एज V0 यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लिया, ये V0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे V0 दिया है पूरे में, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ये अगर मैं V ले लूँ क्योंकि यहाँ V दिया है, तो यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ पे V0 दिया है, यहाँ भी V0 हो जाएगा, यहाँ भी V0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्किट बन गया। अब इसमें आपको नोडल एनालिसिस लगाना है, तो पहले इन्होंने 1 पे लगाया है, 1 पे लगाएंगे तो मेरे पास एक तो आ जाएगा, यहाँ से I1 आ रहा है तो -I1, फिर V अपॉन आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो V/1/V/Z मैंने आपको बताया था, Z की वैल्यू 1/j⍵c हो जाएगी अगर आपका कैपेसिटेंस है, और अगर आपका इंडक्टर है तो Z की वैल्यू j⍵L हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे हिसाब से पहले V/Z लेके सॉल्व कर लेना, और फिर यहाँ से V माइनस V0, इन्होंने फिर Z की वैल्यू 1/j⍵c2 ले लिया, -I1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद नोट 2 पे देखते हैं, तो ये अगर मैं उन्होंने नोट 2 लिया है तो उसका आप लिख सकते हो V0 माइनस V, अगर आप यहाँ से देखो तो 1/j⍵c2 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू वी करंट आ रहा है, तो ये यहाँ से आउटगोइंग है, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे फिर इसे आप इनकमिंग लेके यूवी लिख लिया, एंड फिर यहाँ पे इस वाली ब्रांच की बात हो रही है, तो एक करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि V0 माइनस 0 बाय RL, तो ये आप सॉल्व करोगे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा, V और V0 है आपके पास वेरिएबल, V/V0, राइट साइड में I1 और 0 है, तो I1/0, V का कोएफिशिएंट है j⍵c1 प्लस j⍵c2, एंड यहाँ पे एक सेकंड u माइनस j⍵c2 एंड j⍵c2 प्लस 1/RL। अब सॉल्विंग फॉर V करना है, तो V के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो इस रो को आप इससे रिप्लेस कर दोगे, एंड इसे एज इट इज लिख दोगे, और ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद फिर बस आपको सॉल्व कर लेना है, आपके पास आ जाएगी V0 की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप नोडल एनालिसिस समझ आ गया। ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और है, एक बार आप खुद से देख लेना। अब हम डिपेंडेंट सोर्स को इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने का देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने से क्या करेंगे, जैसे हमने ये सर्किट दिया है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये आपको इम्पीडेंस दिया है, ये आपको इम्पीडेंस दिया है, एंड दिस इज योर करंट, तो आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करोगे, इस Z1 और Z2 अगर मैं मान लूँ, तब Z1 और Z2 को एक सिंगल इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर V इज इक्वल टू IZ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास I की वैल्यू गिवन है, Z की निकाल लिया है, ठीक है। तो Z इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब जैसे यहाँ से अगर ये करंट यहाँ पे आए, ये करंट यहाँ पे आए, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है, तो जिसमें सॉल्व करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वैसे ही इम्पीडेंस को सॉल्व कर लेंगे, Z1/Z2 Z1 प्लस Z2, है ना। तो ये आपके पास आ गया 12 एंड 90 डिग्री। अब हमें वोल्टेज निकालना है, तो I से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 12 और 90, और आपको पता है कि ये दो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 240 एंड 60 प्लस 90 विल बी 150 डिग्री, वो ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आ गया। सॉरी। अब यहाँ पे कन्वर्ट करंट सोर्स टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, तो ये आपके पास करंट सोर्स ये हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो अब तो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे कि ये
ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, तो हम क्या करेंगे, Z इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, जो करंट यहाँ से आया, वही यहाँ पे जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 3 + 5 और यहाँ पे भी ये मुझे सीरीज में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, एक सेकेंड, इसे वोल्टेज में कर लेती हूँ ना। ये मेरे पास 2 वोल्टेज सोर्स में मान लूँ V1 और V2, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6 और ये 5 × 2 ये हो जाएगा 10, है ना। तो ये 6 और 10 मेरे पास हो जाएगा 16, और मुझे यहाँ पे क्या करना था, टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 16, आपके पास ये वैल्यू आ गया, Z इक्विवेलेंट की 5। अब है नेक्स्ट है कन्वर्ट द गिवन वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज को करंट में करना है, तो I/V/Z हो जाएगा। V की वैल्यू है आपके पास 50 और 3 + J4 है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 3² + 4², ये आपके पास हो गया 5, तो 5 और यहाँ पे tan इनवर्स 4/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 53.3। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है, इसमें हमें करना है टू सर्किट हैविंग ट्रांसफॉर्म द गिवन सर्किट टू द सर्किट हैविंग करंट सोर्स ओनली, तो मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने अलग अलग लिखे हैं कि यहाँ पे V1 को हमें I1 में करना है, ये फिर R1 आ रहा है, R3 RN R2 और I2। अब हम क्या करेंगे, पहले I1 निकाल लेंगे। I1 कैसे आएगा, V1/R1, यहाँ पे V1 की वैल्यू थी 100 एंड R1 की वैल्यू है 0.02, तो आपके पास I1 ये आ गया। I2 सिमिलरली आप निकाल लोगे V2/R2, V2 की वैल्यू आपके पास 100 एंड एंगल 30 एंड यहाँ पे 0.02, तो सेम आ गया आपके पास। उसके बाद बस I1 I2 निकालना था, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बाकी है नोड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नोडल एनालिसिस तो कर ही दिया है। तो अब आपने इस पीडीएफ में सॉरी, तो इस पीडीएफ से हमने मेश एनालिसिस या जिसे आप लूप एनालिसिस बोलते हैं वो कर दिया है, हमने नोडल एनालिसिस कर लिया है, हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे करते हैं वो देख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 चीजें हमारे पास ये कंप्लीट हो गई है। तो हमारा एक टाइप का क्वेश्चन यही आता है कि आपको नोडल और मेश एनालिसिस से सॉल्व करना है। जैसे एक पीवाईक्यू मुझे मिला था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो उस क्वेश्चन में आपसे यही सेम चीज पूछी थी कि आप इस क्वेश्चन को नोडल और मेश एनालिसिस से सॉल्व करो। लास्ट ईयर एंड टर्म का क्वेश्चन है, तो वो कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, एंड इस क्वेश्चन में उससे हमसे कहा था कि for the current circuit shown below, determine the current in each branch using nodal and loop analysis। तो इसमें पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लूप एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। लूप एनालिसिस से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ I1 करंट, यहाँ पे ले सकती हूँ I2 करंट और यहाँ पे ले सकती हूँ I3 करंट। अब मैं इसमें टेबल से इक्वेशन लिख दूँगी। अगर ये मेरा फर्स्ट लूप है तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, माइनस से प्लस जा रहा है तो 50, फिर ये -5 I1, फिर 8 ओम रेजिस्टर में I1 और I2 दोनों जा रहे हैं, तो -8 I1 -I2, और ये प्लस से माइनस तो -10 प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप हो रहा है, तो -10, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। मेरे एक इक्वेशन ये हो गई, फिर सेकंड पे मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ सेकंड रूट में। तो माइनस से प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट, फिर -8 यहाँ पे हो जाएगा I2 -I1, फिर 5 -5 यहाँ से I2 जा रहा है बस, एंड -10 यहाँ से I2 -I3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो थर्ड इक्वेशन में -10 यहाँ से I3 और I2 दोनों जा रहे हैं, फिर -10 यहाँ से बस I3 जा रहा है, एंड यहाँ पे प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप, तो -5 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी योर 3 इक्वेशंस। तो आप इन्हें सॉल्व करके देख लेना। मैंने सॉल्व किया नहीं है, तो मेरे पास अभी फाइनल आंसर नहीं है, तो आप इनको सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेना। और वैसे भी हमने क्वेश्चंस कर लिया है और मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, तो अब बस सॉल्व करने वाला पार्ट बचा है, सो यू कैन डू दैट योरसेल्फ। अब मेश एनालिसिस से, सॉरी, नोडल एनालिसिस से देख लेता है।
नोडल एनालिसिस से देख लेते हैं। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, वोल्टेज लिखेंगे। तो यहाँ 0 0 0 0 लिख लूँ, तो यहाँ से यहाँ तो मेरा 50 हो जाएगा, बट यहाँ से यहाँ कुछ चेंज आएगा। मान लो उससे मैंने VA कह दिया, फिर यहाँ से यहाँ कुछ मेरा चेंज होगा, इससे मैंने VB कह दिया, एंड यहाँ अगर VB है तो यहाँ भी VB हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नोड A और नोड B पे इक्वेशन लिख लेते हैं। नोड A तो नोड A पे यहाँ VA माइनस 50 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। VA माइनस 50 डिवाइड बाय कितने का रेजिस्टेंस है, 5 का। ठीक है, प्लस VA माइनस 0 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे VA माइनस VB डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब एट नोड B हम लिख सकते हैं। तो हमारा नोड B पे, एक सेकेंड, तो अगर मैं नोड B पे इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा VB माइनस VA डिवाइड बाय 5, VB माइनस VA डिवाइड बाय 5 प्लस यहाँ से VB माइनस 0 डिवाइड बाय 10, और यहाँ से VB माइनस 0 डिवाइड बाय 10। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप VAB VB निकाल लोगे, एंड आपसे करंट पूछ रहा है तो आप रेजिस्टर से डिवाइड करके करंट निकाल लोगे। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व यूजिंग लूप एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले भी। तो अब हमारे इससे लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस खत्म होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स है कि इम्पीडेंस वगैरह वगैरह, तो वो अब हम कवर कर लेते हैं। सो अब हम एक बार बाकी सर्किट्स के बारे में देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें बस रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो उसमें आप वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी। आई V इज इक्वल टू IR होता है, तो आई V की जगह पे आप V मैक्स साइन ओमेगा टी पुट कर दो, तो आई की वैल्यू ये आ जाती है। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो आई मैक्स के लिए आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है, और इंस्टेंटेनियस करंट को आप दिखा सकते हैं आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। इसका फेजर डायग्राम ऐसे होता है क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। एंड ये आपका साइनसोइडल ग्राफ में आप दिखा सकते हैं इसे। अब यहाँ पे टी की वैल्यू ये हो गई, टी मैक्स आपका होता है वी मैक्स इंटू आई मैक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी टी टी इज इक्वल टू वी मैक्स आई मैक्स इज बाई 2, या वी मैक्स अंडर रूट 2 आई मैक्स अंडर रूट 2, या फिर वी आई वॉट्स। ठीक है, तो ये आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें एक इंडक्टर हो। अब आपको पता है कि अब आपको पता है कि V की वैल्यू होती है V मैक्स साइन ओमेगा टी, और सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल है इसमें L आपका इंडक्टेंस हो गया। तो आपको पता है EMF की वैल्यू होती है EL इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे वोल्टेज एट एवरी इंस्टेंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ सेल्फ इंड्यूस EMF। तो V को आप माइनस EL लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास आ जाती है I की वैल्यू, आपके पास यहाँ से आ जाती है V मैक्स ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो करंट मैक्सिमम होगा जब आपकी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई इंस्टेंटेनियस आई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। तो इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव कॉइल में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 लैग कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि जो आपका करंट है वो लैग कर रहा होगा बाय पाई बाय 2, एंड सिमिलरली आप इसमें वेव डायग्राम में भी सिमिलर दिखा सकते हो। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स बाय ओमेगा एल लिख सकते हो, यहाँ पे XL आप लिख सकते हो ओमेगा एल। ठीक है, अब पावर क्या होती है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, वहां हमने देखा था VI होती है, यहाँ पे हमारी पावर होती है माइनस वी मैक्स आई मैक्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या फिर आप लिख सकते हो माइनस वी मैक्स आई मैक्स डिवाइड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वैसे आपकी पावर एब्जॉर्ब 0 हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आ जाओ आप प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पे। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आई मैक्स हो जाता है वी मैक्स 1 अपॉन ओमेगा सी,
यहाँ पे आपकी एक्सएल एक्स सी की वैल्यू हो जाती है 1/ओमेगा सी, तो आप लिख सकते हो वी मैक्स डिवाइड बाय एक्स सी। अब इंस्टेंटेनियस करंट आपका इसमें लीड कर रहा होता है, करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ठीक है, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास ये हो गया। पावर क्या होती है इसमें भी आप वी मैक्स आई मैक्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या फिर वी मैक्स आई मैक्स डिवाइड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हो। ये आपके पास फेजर डायग्राम हो जाएगा, इसमें करंट लीड करता है। सो यहाँ पे भी आपका एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी निकालोगे तो वो जीरो होता है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी आपकी जो पावर होती है वो जीरो हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर एल सीरीज सर्किट। तो आर एल सीरीज सर्किट में क्या होता है कि आर और एल होता है, तो वी आप लिख सकते हो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर तो आपका आई आर हो गया, बट वी एल आपका आई इंटू एक्सएल होता है, तो ये आपके पास आई डॉट जेड आ जाता है, जहाँ पे जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा आपके पास आ जाएगा एक्सएल डिवाइड बाय आर। ये आपका फेज डायग्राम हो जाता है पाई बाय 2 एंड दिस विल बी साइन। यहाँ पे आपके पास पावर फैक्टर हो जाता है आर बाय जेड। अब पावर क्या होती है आपकी आरएल सर्किट में, आपकी पावर हो जाती है वी आई कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी आर बाय जेड से, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर बाय जेड, और जेड आपको पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये आपके पास पावर हो जाती है इन आरएल सर्किट। सिमिलरली आप आरसी सर्किट के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें दिया नहीं है आरसी सर्किट, सिमिलर ही है। ठीक है, तो आरएल की तरह आप आरसी के लिए भी फेजर, इसमें मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। अच्छा, पहले हम लास्ट में देख लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। तो अपेरेंट पावर, ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर इंपॉर्टेंट है। अपेरेंट पावर होता है आपका वी आई, ट्रू पावर होता है आपका वी आई कॉस साई, और रिएक्टिव पावर होता है आपका वी आई साइन फाई। और अपेरेंट पावर की यूनिट है केवीए, ट्रू पावर की केडब्ल्यू एंड रिएक्टिव पावर की केवीएआर। सो जो आपकी ट्रू पावर होती है, और सॉरी अपेरेंट पावर जो आपकी होती है उसे आप वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हो, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज से आपको ये मिलती है। ट्रू पावर आपको कहाँ से मिलती है? बाय मल्टीप्लाइंग द अपेरेंट पावर बाय द पावर फैक्टर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट्स और किलोवॉट्स। और फिर अपेरेंट पावर आपको कहाँ से मिलती है, सॉरी रिएक्टिव पावर आपको कहाँ से मिलती है? प्रोडक्ट ऑफ अपेरेंट पावर वी आई एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये आपकी वॉटलेस पावर होती है और इसे आप किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मेजर करते हो। तो इसमें और आपको पावर ट्रायंगल पता होना चाहिए। पावर ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपका ट्रू पावर हो गया, ये अपेरेंट पावर हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया। ठीक है, इतना ही था। अब एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? आई कॉस आई, और रिएक्टिव कंपोनेंट होता है आई साइन आई। ठीक है, और क्यू फैक्टर होता है, मतलब क्वालिटी फैक्टर आपका होता है 1 अपॉन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को आप लिख सकते हो कॉस आई, है ना, और कॉस आई आपको पता है आर बाय जेड होता है, तो ये जेड बाय आर हो जाएगा। और क्वालिटी फैक्टर को अगर आपको रिएक्टेंस की टर्म में लिखना है तो एक्सएल बाय एक्स आर लिख सकते हो, एक्स सी बाय आर लिख सकते हो। ठीक है, और तो ये ओमेगा एल बाय आर हो जाएगा। और या तो आप इसे लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो इतना ही था। इसमें से मैं आपको बताऊं फाइनल कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो आपको एक सेकेंड, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। प्योरली तो इनकी वैल्यूज एंड फेजर डायग्राम आर एल, आर सी और आर एल सी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आपको फेजर डायग्राम आना चाहिए। उसके बाद आपको अपेरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और ट्रू पावर का फॉर्मूला और पावर ट्रायंगल पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर वगैरह मैंने आपको बता दिया है, और एक दो चीजें अलग से बता देती हूँ। अब इसके अलावा आपको एक दो चीजें अब इसके अलावा आपको एक दो चीजें और बतानी चाहिए। क्या? एक तो आपको इम्पीडेंस बता दिया मैंने, इम्पीडेंस को आप जेड से डिनोट करते हो, जेड से, बाकी आप इसे लिख सकते हो आर प्लस जे एक्स की फॉर्म में। ठीक है, और इम्पीडेंस एंड एक चीज होती है एडमिटेंस। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि
मतलब हम जब सर्किट सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको लिखा था कि मैं z की जगह 1/y लिख रही हूँ। व्हाट इज y इज 1/z। तो ये आपका हो जाता है ये आपका हो जाता है एडमिटेंस। ठीक है। इसके अलावा जो आपका इम्पीडेंस है, अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो आपका सो जेड आर इज इक्वल टू जेड आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। फिर इंडक्टर है तो जेड एल आपका हो जाएगा जे ओमेगा एल, और जेड सी हो जाएगा 1/जे ओमेगा सी। ठीक है। एडमिटेंस मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर से। तो आपके पास फॉर्म फैक्टर होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो आपके पास फॉर्म फैक्टर आपका होता है इफेक्टिव वैल्यू इफेक्टिव इफेक्टिव वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है। और इफेक्टिव वैल्यू आपकी हो जाती है ई आर एम एस, और एवरेज वैल्यू तो आपकी ई एवरेज ही हो जाती है। तो ई आर एम एस अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ ई मैक्स बाय √2 डिवाइड बाय ई एवरेज आपकी हो जाती है ई मैक्स डिवाइड बाय पाई बाय 2। तो ये आपके पास आ गया 11 लिखती है गलती से। तो ये आपके पास आ गया 1.11। ठीक है। तो ये फॉर्म फैक्टर हो जाता है। अब आपके पास और आ सकता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है आपका? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय इफेक्टिव वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू। तो पीक फैक्टर आपके पास हो जाएगा ई मैक्स, और इफेक्टिव फैक्टर आपके पास हो जाएगा ई आर एम एस। और अगर मैं इसे के पी से रिप्रेजेंट कर दूँ, इसे मैं के एफ से कर देती हूँ। ठीक है। तो के पी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई मैक्स और ई आर एम एस को लिख सकती हूँ मैं ई मैक्स बाय √2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये 1/√2। तो ये मेरे पास 1.414 आ जाती है। ठीक है। तो ये दो चीजें और आपको पता होनी चाहिए थी। बाकी एवरेज और आर एम एस वैल्यू तो वो पता होगी। ठीक है। तो मतलब ये तो आपको पता होगा ही कि ई आर एम एस इज इक्वल टू ई मैक्स डिवाइड बाय √2, और आई एवरेज इज इक्वल टू 2/पाई आई मैक्स। तो ये तो आपको पता होगी। तो इतना ही था इस यूनिट में। तो अब हमारे पास यहाँ से आपको पता चल गया क्या क्या करना है। तो हमने इस सेक्शन में मैश एनालिसिस कर लिया, लूप एनालिसिस, सॉरी मैश एनालिसिस कर लिया, नोडल एनालिसिस कर लिया, आरएल आरएलसी सर्किट, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर देख लिया, एंड लास्ट में हमने ये पीक सेव नहीं किया था मैंने, नहीं, यहाँ। तो हमने लास्ट में ये बेसिक फॉर्मूलाज देखिए, इम्पीडेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है ना, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, और वहाँ पे हमने क्वालिटी फैक्टर भी देख लिया था। बाकी रेजोनेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे चैप्टर के आगे वाले पार्ट में। तो लूप और मैश एनालिसिस इजी होती है, और क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इजी है सब। तो ये पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसमें जितने क्वेश्चंस दिए वो कर लो अच्छे से, सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड।